हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में टर्म्स एंड कंसेप्ट में आज हम लोग एट्थ टर्म और कंसेप्ट समझने वाले हैं, डैट इज एआईसी, यानी कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। छोटी छोटी सी डिस्कशन रहेगी दोस्तों, ये काफ़ी छोटी। सिर्फ ये एक एब्रीविएशन है, ये एक टर्म है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो एक बार के लिए हमें इनको भी जानना ज़रूरी है कि जब हम आंसर राइटिंग करें, मान लो मेंस की जीएस पेपर 2 के अंदर या पीएसआईआर ऑप्शनल के अंदर या किसी एग्जाम के प्रीलिम्स में आ जाए, यूपीएससी में तो इसके कंसेप्ट के चांसेस बहुत कम बनते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी या फिर कोई एक जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन सी कंट्रीज को एआईसी का दर्जा दिया जाता है, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज किनको बोला जाता है। अब जब आप ये वर्ड सुनते हो इंडस्ट्रियल नेशंस, तो आपके दिमाग में आएगा कि जो नेशंस इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, शायद से वही एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज होते होंगे। आपके दिमाग में इसमें से चाइना का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप जो है कोई मेजर डेवलपमेंट कभी न्यूज़ में पढ़ोगे कि सऊदी अरेबिया ने कुछ करा, कतर ने कुछ करा, ठीक है, तो आप हो सकता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ले आओ यहाँ पर डिस्कशन पे। लेकिन दोस्तों, एडवांस इंडस्ट्रियल नेशंस या कंट्रीज जो है, ये कुछ और बताता है हमें, ये कंसेप्ट हमें कुछ और समझाता है, किसी और कैटेगरी ऑफ कंट्रीज के बारे में हमें दर्शाता है। तो क्या होता है ये एआईसी? एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एब्रीविएशन यूज करी जाती है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ये कंसेप्ट डिवाइस करा था, फॉर्म करा था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो एआईसी एक ऐसा एब्रीविएशन है या फिर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस यूज करता है उन कंट्रीज के लिए, मेनली जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। अब उसके अंदर मेजरली जो कंट्रीज आती हैं जिनकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत अच्छी रह चुकी है, या फिर जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, वहाँ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है, तो उसमें आती हैं मेजरली तीन कंट्रीज। मेजरली मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सारी लिस्ट नहीं दे रहा मैं आपको। कनाडा, ऑब्वियसली अपना अमेरिका, और मैक्सिको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपका होमवर्क ये है कि आपको ये तीन कंट्रीज मैंने आपको बता दी, आप 3 या 5 कंट्रीज और कमेंट सेक्शन में लिखो, उन नेशन स्टेट्स के बारे में लिखो जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एज वेल एज एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। 3 मेजर तो मैंने आपको बता दी, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अगर आपको एडवांस इंडस्ट्रियल कैटेगरीज में ना भी मिले, लेकिन फिर भी आप 3 से 5 कंट्रीज ऐसी ज़रूर बताना जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसके अलावा यूरोप वैसे तो एक कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, और यहाँ पर मैंने आपके लिए यूरोप का जो मैप है वो लगाया हुआ है। लेकिन यूरोप में पूरी की पूरी पूरे यूरोप को हम एक कॉमन तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। यूरोप में क्या होता है, बाइफर्केशंस होती हैं, ठीक है, रीजनल बाइफर्केशंस। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस हिस्से को कहा जाता है नॉर्दर्न यूरोप, ये वाला एरिया है आपका ईस्टर्न यूरोप, ये है वेस्टर्न यूरोप, ये है साउथ वेस्टर्न यूरोप, ये है सदर्न यूरोप, ये है साउथ ईस्टर्न यूरोप, और ये है आपका सेंट्रल यूरोप, ठीक है। अब आपने मेजरली यहाँ पर कितनी डिविजन्स देखी? ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, साउथ वेस्टर्न यूरोप, सदर्न यूरोप, और साउथ ईस्टर्न यूरोप। 8 मेजर डिविजन्स हो गई यूरोप के अंदर जो हमने यहाँ पर करी मैप के अंदर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस का बोलना ये है, उसका मानना ये है, और बड़े सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स जब प्रिंट होते हैं उनमें मानना ये कि एआईसी, एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं सिर्फ वही आती हैं। यानी कि अगर हम बाकी सारे सर्कल्स को मिटा दें, ये भी गया, साउथ ईस्टर्न भी यहाँ से गया, सदर्न भी गया, साउथ वेस्टर्न यूरोप भी गया, और सेंट्रल यूरोप भी गया, तो ये जो सिर्फ
आपका सर्कल है, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वेस्टर्न यूरोप, ये वाला हिस्सा आता है किसके अंदर, इन द कैटेगरी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू यूरोप। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप उन सभी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के नेम को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो कि एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज का पार्ट है। वैसे तो पूरा वेस्टर्न यूरोपीय पार्ट है, वेस्टर्न यूरोपियन ही रीजन पूरा का पूरा पार्ट है जिसको हम एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज कहते हैं, लेकिन आप उन सारी कंट्रीज के नेम को, उनकी लिस्टिंग्स को कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका दूसरा होमवर्क है। अब क्या होता है, जर्नली पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताने से पहले आप यहाँ पर आ जाओ। ऐसा माना जाता है कि जब हम बात करते हैं एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की, तो जो ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं आपको पता है कि जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि एक डिवीज़न माना जाता है, ये है ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ और ये हैं ग्लोबल सदर्न कंट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, पर कैपिटा इनकम और वहाँ पर रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में जो ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, और ग्लोबल सदर्न कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनके पास पहले तो स्टेटस था जब वो आज़ाद हो रही थी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का, फिर यहाँ पर आ जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, या फिर जिनको आप बोलते हो अंडर डेवलप कंट्रीज़। यानी कि ये जो रीजन है ये पुअर कंट्रीज से बना हुआ है, या फिर अगर हम दूसरी कैटेगरी बोलें डेवलपिंग कंट्रीज से बना हुआ है। लेकिन ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज जो हैं दे आर रिच ऑल्सो, एज वेल एज दे आर रिगार्डेड एज, कंसिडर्ड एज प्रॉस्परस नेशंस टू। ठीक है, अब यहां से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जो ये टर्म यूज़ करा जाता है एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, तो यहाँ पर हम लोग ऐसी स्टेट्स के बारे में, ऐसी कंट्रीज, नेशन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जो कि ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं। अब बड़े सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने निकालते हैं, लाइक यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो वो हमेशा इनको कॉमन नॉर्थ से बोल देते कि नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबली, मतलब ग्लोब पे अगर आप देखोगे, वर्ल्ड मैप पे देखोगे, तो जो ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं उनको बोल दिया जाता है कि ये एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा ठीक नहीं बैठता है ये वाला कंसेप्ट कि हम उनको एक कॉमन जो है लेबलिंग दे दें कि दीज आर ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में इंटरनेशनल कम्युनिटी का और यूनाइटेड नेशंस का ये भी मानना है, क्योंकि ये टर्म यूनाइटेड नेशंस ने डिवाइस करी थी, फॉर्म करी थी, तो यूनाइटेड नेशंस का ये भी मानना है और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस कि एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ तो आती ही आती हैं, लेकिन इसके अलावा दो कंट्रीज़ जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी शामिल है। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड में एक तरीके से साउथ कॉर्नर पर है। प्रॉपरली अगर हम बात करें तो ये एक साउथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, दुनिया की ऐसी इकलौती कंट्री जो कि अपने आप में एक कॉन्टिनेंट की जगह भी ऑक्यूपाई करता है और एक कंट्री की जगह भी ऑक्यूपाई करता है, उसके पास ये स्टेटस भी है, कंट्री का भी कॉन्टिनेंट का भी। इसके अलावा जापान जो है वो एक, दोस्तों आप जानते हो, एशियन कंट्री है। तो अगर कभी एक क्वेश्चन आपको आ जाए क्या एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज में सारे के सारे यूरोपियन और अमेरिकन देश ही शामिल हैं क्या? नहीं, प्रॉपर एक कंट्री और एक कॉन्टिनेंट शामिल है उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, और एक एशियन कंट्री भी शामिल है इस कंसेप्ट के अंदर, दैट इज जापान। ये फैक्चुअली आपको याद रखना है, ओके। अब जो पूरी की पूरी ये जो कैटेगराइजेशन है एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज की, इनकी पहचान क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको वर्ल्ड की टॉप क्लास इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब वर्ल्ड की टॉप क्लास अगर इंडस्ट्रीज हैं
तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ जो पिलर है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इन कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर हेड इंडिविजुअल की जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक इकलौता पर्सन अपने जीवन में कितना कमा रहा है, कितना खा पा रहा है और कैसी ज़िंदगी व्यतीत कर पा रहा है। अब पर कैपिटा इनकम अगर यहाँ पर हाई है, ठीक है, ये काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर लोगों की जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है। अगर आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री को पकड़ लो, अमेरिका को, तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है उनमें से 4 तो आपको पूरे के पूरे अमेरिका से ही मिल जाएंगे, बल्कि टॉप 5 भी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर 5th पर्सन का नाम नहीं लिखा, वो इतने फेमस नहीं है, मतलब रिच हैं वो, ठीक है, नंबर 3 पर आ गए हैं वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप जिनको जानते हो मैंने उनकी इमेजेस यहाँ पर लगाई है। जैसे अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेरोस, ठीक है, बेजोस, इलॉन मस्क, richest person on this planet Earth according to Forbes magazine, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग। ऐसे जो महारथी हैं ये एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, डेट इज़ अमेरिका। एंड अगर आप इनकी नेटवर्थ को, एनुअल नेटवर्थ को अगर आप कैलकुलेट करो, उसके नंबर अगर आपके पास हों, तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ पुश दे आर गिविंग टू अमेरिकन जीडीपी, ठीक है। और उनके खर्च करने की वजह से देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्टिविटी होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती हैं, फिर जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ता है, और उसका घुमा फिरा के जो पहिया होता है एक पहलू पर आके उतरता है, डैट इज़ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसे देश में ऐसे लोग रह रहे हो किसी भी देश के अंदर, अमेरिका की फ़िलहाल ये रियलिटी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसी कंट्रीज़ को नॉर्दर्न कंट्रीज़ कहा जाता है, तो वो चीज़ कहना सिर्फ नॉर्दर्न कंट्रीज़, अगर आप दिमाग में ये लेकर चल रहे हो कि ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, तो ये भ्रम हमने तोड़ दिया है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, एज अ कॉन्टिनेंट, और एक एशियन कंट्री जो कि अगेन ग्लोबल साउथ का पार्ट है, डैट इज़ जापान, ठीक है। अब दोस्तों, कहने को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के मामले में अगर हम कहें तो जापान के अलावा बड़ी सारी एशियन कंट्रीज़ भी इस रेस में आ गए हैं। हम चाइना का जो नाम है वो कैसे भी करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइना जो है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्सेप्ट ऑफ AIC, एडवांस इंडस्ट्रियल नेशंस की कंट्रीज़ की कैटेगरी में चाइना को नहीं रखा जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो अमेरिका और जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा रखी है, ये इमेज है सोफिया द रोबोट की, ठीक है, सोफिया द रोबोट। ये दुनिया की पहली फीमेल सोशल एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। आपको ये बताना है इसको कौन सी कंट्री ने बनाया था, इस रोबोट को, ठीक है, और उस कंट्री में कौन सी कंपनी ने बनाया था इसे, ये सर्च करके आप बताना। और आप सोफिया द रोबोट की वीडियोस को कभी यूट्यूब पर देखना, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है ये, ठीक है। और इसके अंदर कोशिश ये करी गई है कि जो इससे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं सोफिया से, जो कि ऑब्वियसली एक रोबोट है, फीमेल रोबोट है, तो इसको पता है बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑल्सो। आप कभी वीडियोस देखना, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना, तो आपको पता लगेगा सोफिया द रोबोट की वर्किंग किस प्रकार से है, ठीक है। तो दोस्तों, एक छोटा सा लेक्चर था ये एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का, जितनी भी बातें हम इसके बारे में कर सकते थे हमने कर ली, ठीक है। तो अगर आप हमारे ट्रू आईज एंड PCS के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर ये PDFs आपको अवेल करनी है तो आप इस QR कोड पे स्कैन कीजिए,
पर्टिकुलर चैप्टर की कीमत है 21 रुपीज़, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना टेलीग्राम पर, या ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप का यूज़ करके हमारी टीम आपको ये पीपीटीज़ की पीडीएफ डायरेक्टली सेंड कर देगी। ठीक है, और भी मज़ेदार कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे 9th कंसेप्ट के बारे में, डेट इज़ एड। कंट्रीज़ को जो मदद मिलती है दूसरी कंट्रीज से लोन की फॉर्म में, ग्रांट की फॉर्म में, उसका कंट्रीज़ करती क्या है, वो एड दी क्यों जाती है, और 21st सेंचुरी में एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ को, या फिर नंबर ऑफ कंट्रीज़ एक कंट्री को जो आर्थिक मदद देती हैं, ठीक है, किसी भी परिस्थिति के अंदर, उसका जो रिसीविंग कंट्री करती क्या है, इस कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है एड, ग्रांट्स एंड एड, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।